इतिहास में दो मत दिखाई देते हैं। एक का कहना है कि अलेक्जेंडर के द्वारा झेलम से लेकर चेनाब के बीच राज करने वाले पोरुष को हरा दिया गया था और फिर पोरुष की वीरता से खुश होकर उनको उनका राज्य लौटा दिया गया था। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि नहीं, पोरुष के द्वारा अलेक्जेंडर को हराया गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि विश्व विजय का सपना लेकर चला था, वो किसी को उसका राज्य यूं ही लौटा देगा, ये बात जरा हजम नहीं होती है। तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी पक्ष के साथ सहमति रखने के लिए, लेकिन इस बात से तो आपको एग्री करना पड़ेगा कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। और 21वीं शताब्दी में भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी के एक ऐसे विजन को लेकर सामने आया है जहां पर ग्रीस के अलेक्जेंडर को भारत के पुरुष के साथ जोड़ने का टाइम आ चुका है। मैं एक ऐसे कॉरिडोर की बात कर रही हूँ, एक ऐसे रास्ते की बात कर रही हूँ जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये ऐतिहासिक हमारा जो एक एंशियंट सिल्क रूट था उसके जैसा होगा। एक ऐसा रास्ता जिसके लिए जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भारत की तरफ से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये खुली चुनौती है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC की। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहले भारत को जो गल्फ ऑफ अरब है इसको एक सी रूट के जरिए एक ईस्ट कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, एंड उसके बाद जो गल्फ ऑफ अरब है इसको यूरोप से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर दुनिया की जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एनर्जी, कनेक्टिविटी एंड डेटा, भारत की पहुंच हो जाएगी और ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर जो अटैक किया गया है वो भारत के इस ग्लोबल कॉरिडोर के सपने पर एक चोट पहुंचाता है। अगर भारत की बात की जाए तो जहां एक तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि कच्चे तेल के लिए ईरान पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर डिफेंस के सेगमेंट में भारत के बहुत अच्छे संबंध है इजराइल के साथ। और शायद इसीलिए भारत चिंतित भी है एक युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए। और इस सिचुएशन के 24 घंटे के अंदर अंदर जयशंकर जी के द्वारा इन दोनों ही कंट्री में जो उनके काउंटर पार्ट थे उनको टेलीफोन कॉल भी किए गए थे। यानी कि हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस युद्ध का क्या प्रभाव भारत पे देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो भारत के लिए ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा दूर जाएं और थोड़ा लंबा सोचें तो पता चलता है कि भारत की जो चुनौती थी BRI को लेकर, जो भारत को घेरने की तैयारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और BRI के द्वारा चीन ने कर रखी है, जो पाकिस्तान भारत को वेस्ट से कनेक्ट नहीं करने देता है, उसका तोड़ जो भारत ने निकाला था ना कहीं उसको चोट पहुंची है इस युद्ध से। और कुछ न्यूज़पेपर में इसके रिलेटेड रिपोर्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दरअसल यहाँ पर ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल में एक हाइफा पोर्ट है मेडिटेरियन सी के अंदर। अब ये हाइफा पोर्ट इस रास्ते का, इस कॉरिडोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि बिजनेसमैन तो जहाँ पे लाभ होने वाला होता है उस चीज को बहुत पहले ही जान लेते हैं। तो अडानी पोर्ट के द्वारा बहुत पहले ही इजराइल के इस हाइफा पोर्ट को एक्वायर कर लिया गया था। और ईरान इजराइल युद्ध तो अब शुरू हुआ है। जब सितंबर 2023 में हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक शुरू किए गए थे, तभी अडानी पोर्ट के जो प्राइस थे उसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो गया था। यानी कि प्राइस जो है पहले से ही कम होने शुरू हो गए थे। इसीलिए इनके द्वारा एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी की गई थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जब दो संप्रभु देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए और आप किसी एक का पक्ष ना ले सकते हो, आपके वहां पे बिजनेस हित भी जुड़े हुए हो, आपके वहां पे ऊर्जा हित भी जुड़े हुए हो, आपके सुरक्षा को लेकर हित भी जुड़े हुए हो, तब समस्या थोड़ी सी गंभीर यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो IMEC कॉरिडोर है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, जो आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वहां पर भी इस कॉरिडोर को लेकर एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर आया था, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो परियोजना है इसको भारत के साथ साथ अमेरिका, UAE, सऊदी अरब,
फिर इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय आयोग ने भी साथ में मिलकर जो है सोचा था। दरअसल G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, उस दौरान जो है इस पर चर्चा शुरू हुई थी और कहा जा रहा था कि भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला ये एक विशाल आर्थिक नेटवर्क होगा और यहाँ पर ना सिर्फ हम यातायात लिंक जो है बनाएंगे और बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी काम करेंगे, यानी कि हाई स्पीड के जो डाटा केबल्स हैं उनको बिछाया जाएगा। और आप जानते हैं आजकल तो युद्ध की स्थिति में डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कच्चे तेल को जो ये उथल-पुथल देखने को मिलती है ना कच्चे तेल को लेकर, इसके बारे में भी सोचा गया था। देखिए भविष्य में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन के लिए भी पाइपलाइन बिछाने की यहाँ पे तैयारी की गई थी। इसके अलावा आज के टाइम पे जो आपका रेड सी है, जो कि पूर्वी दुनिया को वेस्ट दुनिया के साथ कनेक्ट करता है और रेड सी के जरिए स्वेज नहर से होके जाने वाला जो रास्ता है, इस पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती थी। आप जानते हो कि जो स्वेज नहर है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिवली लोकेटेड है, यानी कि यमन संघर्ष की बात कर लीजिए, सीरिया संघर्ष की बात कर लीजिए, या लंबे समय से चले आ रहा इजराइल फिलिस्तीन की बात कर लीजिए, इजराइल की जो अरब देशों के साथ एक खटपट चलती है इसकी बात कर लीजिए। स्वेज नहर को लेकर चिंता बनी रहती है और इसको लेकर फिर भारत की चिंता यहाँ पर जो है बनी रहती है। तो इसीलिए भारत चाहता था कि एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जाए जो कि IMEC के रूप में सामने निकल कर आता है। अब वापस से उस अलेक्जेंडर और पोरुष वाली कहानी पर चलते हैं। इस रास्ते में आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, वो बेसिकली होगा आपका ड्रेंडल्स स्ट्रेट। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अलेक्जेंडर के द्वारा कहा जाता है जो अपने जहाज थे वो यहीं पर रोके गए थे और उसके बाद जो है उसने भारत की तरफ कदम बढ़ाए थे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी तुलना सिल्क रूट के साथ क्यों की है। क्योंकि आपको पता है जो ऐतिहासिक सिल्क रूट है, हमारा जो रेशम मार्ग है, वो हजारों मील तक फैला हुआ था। चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और रोम की जो शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताएं थी, इनको आपस में जोड़ता था। और इस सिल्क रूट के जरिए ना सिर्फ व्यापार ही होता था ऐसा नहीं था, बल्कि चीन से जो गन पाउडर और पेपर बनाने वाली टेक्निक थी वो इसी रास्ते के जरिए फैली थी। यूरोप की जो ग्लास बनाने वाली तकनीक थी वो भी इसी रास्ते के जरिए दुनिया तक पहुंची थी। और भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थे, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, इन सब के बेस के नीचे है भारत के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो वो भी दुनिया तक इसी सिल्क रूट के जरिए पहुंचे थे। यहाँ तक कि भारत का जो बौद्ध धर्म है वो जो ईस्ट एशिया में पहुंचा है, उसमें भी इस सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस थी बिल्कुल वही इम्पोर्टेंस हो सकती है, उसी तरीके से गेम एक चेंजिंग एलिमेंट हो सकता है ये IMEC कॉरिडोर। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये एक सिल्क रूट के जैसा है, वो कहीं ना कहीं चीन को एक मैसेज देने के लिए भी कह रहे हैं। आपको पता है कि चीन के द्वारा BRI और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति है वो भारत को घेरने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। और भारत के प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये तो कहेंगे नहीं कि जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आपकी BRI को चुनौती देता है, बल्कि जो चीन अपने BRI को न्यू सिल्क रूट कहता है, तो भारत ने भी कह दिया कि हमारा IMEC भी एक सिल्क रूट है। यानी कि आप जो दूसरे नाम से अपने रूट को पुकार रहे हैं ना, हम भी उसी नाम से कहेंगे, ताकि साफ साफ दुनिया में एक संदेश जाए कि हम भी इसी तरह की ग्लोबल कनेक्टिविटी को लेकर आ रहे हैं और ये साफ साफ चुनौती है आपके लिए। तो इस तरह का जो एक आप कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, जो जितनी जल्दी हो पाए उतना ज़्यादा बेहतर था भारत के लिए, ये अब इस युद्ध की वजह से रुक गया है। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह पुराने रेशम मार्ग पर भारत की एक मजबूत स्थिति थी, इसी तरह आने वाले टाइम में जो IMEC है ये पूरा हो और भारत की एक मजबूत स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे। और शायद इसीलिए भारत की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता की जा सके और
भारत की तरफ से जितने भी एफर्ट किए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है उनकी वजह से हमें शांति इस रीजन में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आईएमईसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है वहाँ पर शांति और स्टेबिलिटी हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तेल और ईरान इसराइल के झगड़े के बीच में इस आईएमईसी कॉरिडोर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निर्णय आईएएस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीसी लाइव फैकल्टी कोड को एक बड़े डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ प्राची एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।